कई लोगों की हत्या होती है, जिसमें एक सरोज दत्त का नाम आता है। फिर नागभूषण पटनायक को फांसी की सज़ा हो जाती है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है सो अब बिखराव के कगार पर आ गई हुई है। आप बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार में भोजपुर जो है वो माले का गढ़ है। ऐसे उसका प्रभाव जो है वो सिवान में भी है और कुछ दूसरे ज़िलों में भी है, लेकिन भोजपुर में ही उसका एक तरह से संगठन काफ़ी भोजपुर में संगठन मजबूत रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य चौथे जनरल सेक्रेटरी के रूप में आते हैं और दीपांकर भट्टाचार्य उस समय से 1998 से लगभग 27 वर्ष अब हो रहे हैं, 27 वर्ष से लगातार दीपांकर भट्टाचार्य उसके महासचिव बने हुए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इस दोनों के जो वैचारिकी है, एक तो इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप अगर पूछिए कि भाई राहुल गांधी से आप पूछिए कि क्या आइडियोलॉजी उनकी है, आप देश को कैसे ले जाना चाहते हैं, देश का इकोनॉमिक पैटर्न आपके नेतृत्व में कैसा रहेगा, कैसे देश का विकास करना चाहते हैं, कोई जवाब उनका नहीं होगा। क्योंकि वही उनका भी वही है जो अभी वर्तमान सरकार का है। चूँकि ये वर्तमान सरकार जो कर रही है वो उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, वो चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हों। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम आपको बिहार के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताते आ रहे थे, और जितनी भी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, लीडिंग पार्टियां हैं, उनके बारे में आपको हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपको माले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका स्थान भले ही बिहार के परिदृश्य से देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा अपना पैर नहीं पसारे हुई है, लेकिन अगर हम बिहार के इतिहास को देखें तो हम ये जानते हैं कि कभी अगर बहुत पुराने इतिहास में जाएं तो वो मगध साम्राज्य हो या फिर सूबे बंगाल हो या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी हो, किस तरह से बिहार जो है वो बंगाल कनेक्शन से अछूता नहीं रहा है। और माले भी इस कनेक्शन को पूरी तरह से साबित करती है। क्या है माले का इतिहास, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ये बताएंगे माले के पूरे इतिहास से लेकर के अभी तक के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। बहुत धन्यवाद। दरअसल माले का पूरा नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन है, जिसको शॉर्ट में हम लोग माले भी कहते हैं या फिर CPIML लिबरेशन भी कहते हैं अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो। दरअसल माले की चर्चा करने के पहले हम लोगों को बहुत संक्षेप में कम्युनिस्ट आंदोलन की भी चर्चा करनी होगी कि आखिर माले का निर्माण कब और कैसे, कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से कब और कैसे हुआ, इसकी चर्चा करनी। तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI भी कहते हैं, उसका निर्माण 1925 में हुआ था, यानी जब भारतवर्ष एक आज़ाद देश नहीं था। लेकिन कम्युनिस्ट गतिविधियां भी चलती रहीं और कम्युनिस्टों के प्रति एक रुझान भी लोगों का बना रहा। लेकिन 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय चूँकि रसा जो था वो ब्रिटेन के साथ था द्वितीय विश्व युद्ध में, और एक यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से अम्ब्रेला बॉडी आप कह सकते हैं कि उसको माना जा रहा है, तो उससे गाइड हो रही थी। इसलिए उसने उस 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी की सोच थी कि अभी वो समय नहीं है कि हम ब्रिटेन के खिलाफ कोई आंदोलन करें, अभी हमारे सामने एक बड़ा शत्रु नाजी जर्मनी जो है हिटलर के रूप में खड़ा है, इसलिए हम लोग अभी अंग्रेज़ के खिलाफ हम लोग और अंग्रेज़ी सल्तनत के खिलाफ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। और निश्चित रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन को एक बहुत बड़ा धक्का इसके कारण लगा था, और लोगों ने समझा कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश के लिए नहीं बल्कि वो सोवियत संघ के निर्देश पर काम करने वाली पार्टी है। उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ तो आपने देखा कि, और उस समय भी आप देखिए, उस समय जो सरदार भगत सिंह हैं
वो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिंतन है या कम्युनिस्ट पार्टी की जो धारा है उसके तरफ सरदार भगत सिंह का झुकाव होता है। लेकिन उसके बाद सरदार स्वयं फांसी के फंदे पर उनको लटका दिया जाता है, तो उसके बाद से वो अध्याय वहाँ समाप्त हो जाता है। आज़ादी के बाद आपने देखा कि सीपीआई ने तेलंगाना में जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और वो क्रेडिट कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है। लेकिन आपने देखा कि केरल में जो फर्स्ट सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट सरकार संसदीय व्यवस्था से चुन कर जाकर सरकार बनाने वाली हिंदुस्तान की पहली पार्टी बन जाती है केरल में। लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है और कांग्रेस, उस समय श्रीमती गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे देश के, वे उस सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, उस सरकार को चलने नहीं देते हैं। तो इस तरह से अब एक सवाल कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्टों के बीच में चलने लगता है कि क्या हमको संसदीय व्यवस्था को चूज करना चाहिए, संसदीय व्यवस्था के माध्यम से सत्ता में जाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी पर 1964 में पार्टी का विभाजन हो जाता है और अब सीपीआई से एक अलग पार्टी निकलती है जिसका नाम दिया जाता है सीपीआईएम, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और आपने देखा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सरल भाषा में हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसने पश्चिम बंगाल में वर्षों उसने शासन किया और केरल में भी उसका शासन अभी नहीं है, केरल में वहाँ शासन है उसका, लेकिन केरल में भी वो लंबे समय तक बारी बारी से सीपीएम का जो संयुक्त गठबंधन है उसकी सरकार वहाँ पर रहती है। लेकिन दरअसल कम्युनिस्ट जब सीपीआई से टूटकर सीपीएम बना और सीपीएम बनने के बाद फिर 1967 में बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट जो है वो चुनाव जीता और उसके लीडर पहले ही से निर्वाचित हो गए हुए थे अजय मुखर्जी। तो अजय मुखर्जी के नेतृत्व में सरकार बनी जिसमें सीपीआईएम जो थी वो उसमें पार्टी में शामिल हुई, चूँकि उसने उसकी अच्छी संख्या में जीत हुई। अब कम्युनिस्टों को ये लगा कि साहब हम लोग तो अब सत्ता में आ गए और पश्चिम बंगाल के एक नक्सलबाड़ी एक जगह है, उसी नक्सलबाड़ी में चारू मजुमदार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उसमें जो बटाईदार थे उन लोगों ने जो है सो ज़मीनों पर कब्जा कर लिया मालिकों के। उसके बाद कई तरह की वहाँ घटनाएं घटीं और एक तरह से सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया और सशस्त्र विद्रोह का नाम देकर और एक तरह से कहा गया कि नहीं साहब हम लोग जो है सो अब राजतंत्र पर कब्जा कर। ये नक्सलबाड़ी जो गांव है उसी के नाम पर आज उसको आप नक्सलाइट कहिए या नक्सलबाड़ी आंदोलन कहिए या नक्सलिज्म कहिए, वो उसी नक्सलबाड़ी गांव जो आप अगर बिहार से चलेंगे और पश्चिम बंगाल में जब आप घुसेंगे तो ट्रेन से जब जाएंगे तो नक्सलबाड़ी गांव आपको दिखाई पड़ता है, तो वहीं से वो आया। तो इस तरह से, लेकिन सरकार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं थी, सरकार तो अजय मुखर्जी चला रहे थे। तो नेचुरली जो है सो सरकार ने वहाँ पर जो पीजेंट्स और जो किसान मजदूर थे उन पर जो है सो वो करने से रोका और उस रोकने के क्रम में वहाँ गोली चली और गोली चलने से वहाँ 11 लोग जो किसान मजदूर थे वो मारे गए। नेचुरली जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अंदर जो वे लोग थे जो लोग सशस्त्र आंदोलन को, सशस्त्र विद्रोह को जो कम्युनिस्टों के इसमें है कि साहब सत्ता जो है सो बंदूक के बैरल से निकलती है, ये जो कॉन्सेप्ट था उसको चूँकि वो लागू कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो दूसरा धड़ा था उसको ये पसंद नहीं था। और फिर आप देखेंगे कि आगे चलकर उसी समय फिर से कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीज़न होता है और उसी समय CPI-ML लिबरेशन का निर्माण होता है। तो एक तरह से हम आप कह सकते हैं कि माले का उदय, हालांकि जब सीपीएम में विभाजन होता है तो उस समय वो लोग एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाते हैं, AICCCR बनाते हैं। लेकिन उसके बाद लेनिन के जन्मदिन पर 22 अप्रैल 1969 विधिवत पार्टी का गठन हो जाता है जिसका नाम हम लोग माले के नाम से जानते हैं, जिसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी
लिबरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, और वो पार्टी बनी और उसके प्रथम महासचिव चारू मजुमदार जी को बनाया जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि नक्सल आंदोलन के जो जनक थे उसमें कानू सन्याल और चारू मजुमदार का नाम बहुत ही अग्रणी पंक्ति में माना जाता है। तो ये लोग जो है सो फर्स्ट जो माले जो थे, तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि नक्सलवादी आंदोलन की उपज माले है। और उस समय माले को ये कहा भी जाता था कि ये नक्सलियों की पार्टी है, नक्सलियों की पार्टी है। और कॉमरेड चारू मजुमदार उसके पहले महासचिव वो हुए। और इस तरह से फिर लेकिन उसके बहुत थोड़े दिनों के बाद मुझको ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल 1969 को चारू मजुमदार जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और 28 जुलाई 1972 को कलकत्ता के लाल बाग थाने में हाजत में ही उनकी हत्या हो जाती है, चारू मजुमदार की। इस तरह से चारू मजुमदार बहुत कम दिनों तक ही जनरल सेक्रेटरी उस पार्टी के रह पाते हैं। और उसके बाद फिर एक कॉमरेड जौहर जिनका कि पूरा नाम 1974 में कॉमरेड जौहर चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद, चारू मजुमदार की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है उसके बाद कई लोगों की हत्या होती है, जिसमें एक सरोज दत्त का नाम आता है। फिर नागभूषण पटनायक को फांसी की सज़ा हो जाती है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है सो अब बिखराव के कगार पर आ गई हुई है। और फिर उससे बहुत अलग अलग तरह की पार्टियां उससे निकलने लगती है। और जैसे पीपुल्स वार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीपुल्स वार सामने में आता है। उसके बाद फिर MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर नाम में आता है, जो बाद में एक पार्टी के रूप में भी सामने में आती है। तो इस तरह का घटनाक्रम चलता है। लेकिन उसी क्रम में 1974 में एक बार फिर से जो कॉमरेड जौहर हैं, जिनका कि वो जौहर इनका निकनेम है और सुब्रत दत्त उनका नाम है, उनके नेतृत्व में, यानी वो सेकंड महासचिव बनते हैं। और उनके नेतृत्व में फिर से माले एक पार्टी के रूप में अपना काम शुरू कर देती है। तो इस तरह से उस समय 3 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन होता है, जिसमें कि कॉमरेड जौहर के अलावा विनोद मिश्र और स्वदेश भट्टाचार्य ये जो हैं उसके सदस्य होते हैं। और ये 3 लोगों की सेंट्रल कमेटी बनती है। लेकिन 1975 में भोजपुर में एक आंदोलन के क्रम में ये साधु बांध में एक आंदोलन होता है, जिसमें कि कॉमरेड जौहर भी पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। तो आप बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार में भोजपुर जो है वो माले का गढ़ है। ऐसे उसका प्रभाव जो है वो सिवान में भी है और कुछ दूसरे ज़िलों में भी है, लेकिन भोजपुर में ही उसका एक तरह से संगठन काफ़ी भोजपुर में संगठन मजबूत रहा है। और नेचुरली उसके प्रतिरोध में भोजपुर में और भी दूसरे कई संगठन सामने में आए हैं। उसकी चर्चा आज हम लोगों का विषय नहीं है। तो इस तरह से अब विनोद मिश्र तृतीय महासचिव के रूप में, माले के रूप में आते हैं। और वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली अब जो है सो IPF इंडियन पीपुल्स फ्रंट का निर्माण होता है कि अब कुछ दिनों के लिए लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके माध्यम से हम चुनाव लड़ें। अब एक इन लोगों के अंदर भी बात चलने लगती है कि नहीं, हम लोगों को भी चुनाव में जाना चाहिए। तो पार्टी में चूँकि फैसला नहीं हो पाता है, इसलिए पार्टी एक अपना अग्रिम दस्ते के रूप में IPF का निर्माण करती है। और वो IPF के माध्यम से अब संसदीय शासन में जाने के लिए, संसदीय चुनाव लड़ने के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए वो जो है प्रयास शुरू कर देते हैं। और पहली बार 1989 में एक सीट, आरा का सीट, रामेश्वर प्रसाद IPF जो पार्टी है उस पार्टी के तहत वो जीत कर जाते हैं। वहाँ माले का नाम नहीं आता है। और इस तरह से फिर आप देखेंगे कि जो 1990 का, ये तो 89 की बात हुई, 1990 का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें भी उसके 7 विधायक IPF के ही बैनर के तले
पार्टी के तहत 7 विधायक जीतते हैं, लेकिन उसमें से 4 विधायक को लालू यादव अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। तो इस तरह से बहुत धक्का लगता है कि उनके 7 जीते हुए उम्मीदवार में से 4 को लालू यादव मिला लेते हैं। और इस तरह से फिर अब इन लोगों के अंदर होता है कि नहीं साहब, आईपीएफ को हमको समाप्त करके फिर माले को ही हम लोगों को सामने में लाना होगा। और अब मामले जो है सो माले डिसाइड कर लेती है कि माले जो है सो एक होंगे। और इसी तरह से 1987 के 1998 के लखनऊ में जो बैठक चल रही है केंद्रीय समिति की माले की, उसी में हार्ट अटैक से ये विनोद मिश्रा की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य चौथे जनरल सेक्रेटरी के रूप में आते हैं। और दीपांकर भट्टाचार्य उस समय से 1998 से लगभग 27 वर्ष अब हो रहे हैं, 27 वर्ष से लगातार दीपांकर भट्टाचार्य उसके महासचिव बने हुए हैं। अब हम लोग मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना पुराना इतिहास रहा है इसका, और रूस के मतलब जो मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है उससे ये प्रभावित रहे हैं। ये आइडियोलॉजी यहाँ पर आकर के जब हम इसका इतिहास देखते हैं, जैसे भगत सिंह से जुड़ा, और उसके बाद कलकत्ता में जो है राजनीति का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा, और आज हम अगर इसको देखते हैं तो कांग्रेस के साथ एक महागठबंधन में इसका विलय बिहार में आकर के हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, एक ऐसे कहा जा सकता है कि एक हाल के दिनों की ये बात है। जैसे ये तो बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। माले ने बराबर इस बात को, देखिए सीपीआई और सीपीएम गठबंधन में रही, लेकिन माले ने बराबर इस बात का ख्याल रखा कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भले हमको सीट आवे ना आवे। और जो आप देखेंगे, हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसमें कि परसेंटेज ऑफ वोट भी उनका लगभग जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बना रहा है एक सिस्टमेटिक रूप से। लेकिन जिस तरह से पार्टियों में सभी पार्टियों में एक संसद में जाने की ललक और संसदीय शासन व्यवस्था के माध्यम से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ भला करने की बात, या फिर लगातार इस संसदीय शासन व्यवस्था जो है उससे लगातार आप अलग थलग अगर रहेंगे आप तो या सीट्स आपके नहीं आते रहेंगे तो कैडर के भी मनोबल पर असर पड़ता है। जो भी बात हो, तो माले ने भी डिसाइड किया कि नहीं साहब, हमको भी गठबंधन में जाना चाहिए। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में माले की ताकत नहीं थी, वहाँ सीपीएम ही लगातार शासन में रही, जिसको कि ममता बनर्जी ने अब हटाकर ममता बनर्जी वहाँ पर शासन कर रही। तो दरअसल माले जो सीपीएम यहाँ कभी मजबूत नहीं रही बिहार के अंदर, लेकिन सीपीआई एक बहुत बड़ी ताकत थी। और एक ज़माने में तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि जिसमें 30-32 से भी ज़्यादा सीट सीपीआई को यहाँ पर मिला है। मुजफ्फरपुर नगर सीट कई बार सीपीआई के लोगों ने जीता है। तो यहाँ सीपीआई, मैं ये चाहूँगी कि आप ये स्पेसिफाई कर दें कि सीपीआई और सीपीआई-एमएल में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या, सिर्फ वो आर्म्स को नहीं यूज़ करने को लेकर के ही आइडियोलॉजिकल? वो तो लगातार जो आप देखेंगे कम्युनिस्ट आंदोलन में जो डिवीज़न हुआ है वो मुख्य रूप से रहा है कि क्या हम संसदीय चुनाव में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। संसदीय चुनाव का मतलब सिर्फ संसद ही नहीं, राज्यों की विधानसभाओं की बात भी मैं कर रहा हूँ। तो वो जो सीपीआई से सीपीएम अलग हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही बात थी कि एक था। और फिर सीपीएम से जो माले बनी तो उसमें भी यही था कि माले के लोग सशस्त्र आंदोलन चलाना चाहते थे, जो माओ का कहना था। तो एक माओ से प्रभावित थे, जैसे मार्क्सवाद और लेनिनवाद तो था ही था, लेकिन जो माओ से प्रभावित हुए और जिन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता को क्रांति के बल पर छीना जाता है, वैसे लोग जो है सो अलग होते चले गए। सीपीआई से सीपीएम में हुए, सीपीएम से फिर माले में हुए, फिर माले से भी कई टुकड़े उसके हुए, माले आज है। तो माले ने बिहार में अपना, जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुर में उसके बड़े एक से एक नेता वहाँ सामने में आए और उन्होंने वहाँ पर किसान मजदूरों के और जो दलित समुदाय के लोग थे, जो दमित जातियाँ थीं, उन सब लोगों को इकट्ठा करके और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया और उससे माले को मजबूती मिली। तो
ज़मींदारों के खिलाफ उनका आंदोलन हुआ, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी उनके उन ज़मीनों को जो है सो कब्जा कर लिया वहाँ के लोग, वहाँ जो माले के कैडर्स थे उन लोगों ने। तो इस तरह से एक किसान मजदूरों को भी लगा कि एक पार्टी उनके हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई है। लेकिन फिर माले में भी वो आकर्षण आ गया, और जब आकर्षण आया तो नेचुरली द्वंद्व हुआ होगा उनके बीच में कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने डायरेक्ट अपनी पार्टी को नहीं सामने में खड़ा किया, एक आईपीएफ बनाया, उन्होंने इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया, और आईपीएफ के माध्यम से वो संसद में गए और विधानसभाओं में भी गए, जिसकी चर्चा मैंने कर दी कि संसद में पहला सीट जो मिला उनको 1989 में वो आरा का ही सीट मिला था, जो एक सीट उनको मिला जो आईपीएफ को मिला था। और फिर 90 में जिस वर्ष यहाँ जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री हुए, उसमें उसके 7 लोग जीत के आए, वो भी आईपीएफ के लोग ही थे। लेकिन बाद में जब आईपीएफ में टूट हो गई और 4 लोग उसके चले गए लालू यादव के साथ, तब फिर इन लोगों ने सोचा कि नहीं साहब, अब आईपीएफ को हम लोग बैन करेंगे, आईपीएफ को ख़त्म करेंगे, और माले अब सीधे जो है सो लड़ाई में। तो जो आप पूछ रही थी वही बात है कि एक जो वैचारिक जो प्रतिबद्धता थी उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ देखने में आया। अगर पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन को आप देखें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ उनमें नज़र आया है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 अंत में उसी चीज़ को एक्सेप्ट उन्होंने किया है जिसका विरोध वो करते आए हैं। कि इस जैसे उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि संसदीय व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं रहा था। वो इसको बुर्जुआ, जो संसद को वो बुर्जुआ एक जगह बतलाने का काम वो करते थे, आइडियोलॉजिकली उनके थे। लेकिन फिर भी एक माले ने अपना बचा के रखा था, और वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, किसी जातीय पार्टी के साथ वो नहीं गया, किसी भ्रष्टाचार करने वाले के साथ नहीं गया, और वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बना के बिहार में वो गरीबों का, मज़दूरों का, किसानों का पक्ष लेता रहा, और उसमें उसको सफलता भी मिली। तो लेकिन ये 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ये लोग राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ आ गए। और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ आने के बाद आपको उनको कुछ बेनिफिट हुआ उसमें, जैसे कि आप देखेंगे कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस समय ये गठबंधन में आ गए हुए थे। तो उस गठबंधन में हालांकि 4 सीट इनको दिया गया था, उसमें उनको जीत नहीं मिली, लेकिन 1.36% उनको वोट आया। लेकिन 2024 में उसका ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया जब 3 सीट इनको अलॉट हुआ था, और 3 सीट में ये 2 सीट पर चुनाव जीत गए थे। तो इस तरह से गठबंधन करने से अगर हम एक सरसरी निगाह से देखें तो 1985 में 14 सीट पर ये चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं जीते, आईपीएफ के बैनर तले। फिर 1990 में भी आईपीएफ के बैनर तले ये चुनाव 82 सीट पर लड़े, 7 सीटें जीते, और 2.77 इनका वोट प्रतिशत रहा। फिर माले 1995 में 89 सीट पर लड़ी बिना गठबंधन के, उसको 6 सीट मिला और 2.77 उसका वोट प्रतिशत रहा। फिर 2000 में वो 107 सीट पर लड़ी और फिर 6 सीट जीती, और उसको 2.50 उसका वोट प्रतिशत रहा। 2005 में वो 109 सीट पर लड़ी और 7 सीट पर उसको सफलता मिली, और उसका वोट प्रतिशत 2.49% रहा। फिर 2005 में वो 85 सीट पर चुनाव लड़ी, 5 सीट जीती, और उसका वोट प्रतिशत 2.37% रहा। 2010 में वो 104 सीट पर लड़ी, लेकिन 2010 में उसको एक भी सीट नहीं मिला, और वोट प्रतिशत उसका 1.79 रहा। फिर 2015 में वो बिना गठबंधन के लड़ी 98 सीट पर, उसको 3 सीट मिला, और वोट प्रतिशत उसका रहा 1.54। लेकिन 2020 में जब गठबंधन राजद गठबंधन के साथ हुआ गई तो उसको 19 सीट दिया गया, और उसका स्कोर बहुत बढ़िया हुआ, और वो 12 सीट पर चुनाव जीती है। जो अभी विधानसभा चल रही है उसमें माले के 12 सीट हैं। और उसी तरह से आप देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब लोकसभा के चुनाव में अगर आप देखिएगा तो 1989 में जो एक सीट ये जीती वो आईपीएफ के बैनर पार्टी के अंतर्गत जीती थी। उसके बाद लगातार ये
लड़ती रही और हारती रही। ये फैक्ट है कि लोकसभा के चुनाव में उसको सफलता नहीं मिली। ये पहली उसके बाद उसको पहली सफलता मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 2019 में भी वो गठबंधन में राजद के गठबंधन में आ गई थी, लेकिन 2019 में उसको एक भी सीट, 4 सीट उसको अलॉट हुआ था, लेकिन उसको एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन 2024 में 3 सीट उसको अलॉट हुआ और 2 सीट उसको मिला। तो इस तरह से लगता है कि पार्टी के अंदर एक मंथन हुआ और उन लोगों को लगा कि नहीं साहब, गठबंधन में रहने से हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ ज़्यादा सीट हमको जीत पाएंगे, और इसलिए ये लोग जो है सो गठबंधन में गए। एक सवाल मेरा इसमें जाते जाते और रहेगा, एक कंक्लूडिंग सवाल की तरह ही है ये मेरे लिए, कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, झारखंड है या दक्षिण के कुछ जो राज्य हैं जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है, वहाँ पे इनका फिर भी बोलबाला देखा जाता है। लेकिन बिहार में फिर इनके, क्योंकि जो इनके जो वोटर्स हैं माओवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वालों के, उनके वोटर्स बड़े पक्के होते हैं। अगर हम आदिवासियों में ही देखें तो वो बड़े पक्के वोटर्स हैं, वो जल्दी डेविएट नहीं करते हैं, वो चाहे उसके कारण जो भी हों। लेकिन बिहार में इनके कोर वोटर्स कौन हो जाते हैं, और क्या ये कोर वोटर्स की वजह से भी इनका ये समीकरण बदलता रहता है? नहीं, ऐसा है कि जो बिहार में, अगर आप इनका जो नेतृत्व बिहार में रहा है वो देखिए, आप अगर देखेंगे कि ऑन दी होल आप कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व आप देखेंगे तो ये सवर्णों के हाथ में रहा है। यहाँ भी अगर आप देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य क्या हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण। भट्टाचार्य ब्राह्मण लोग होते हैं। उसके पहले विनोद मिश्रा जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऐसा कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों में उस तरह से आप नहीं देख सकते हैं। आप सीपीआई को भी देखेंगे तो एक समय में जो सीपीआई के जो बड़े लीडर थे वो सब लोग जो है सो ज़्यादातर लोग उसमें सवर्ण थे। सीपीएम के भी ज़्यादातर लोग, आपने देखा है कि बंगाल में ज्योति बसु जो कायस्थ समाज से आते थे वो लगातार उन्होंने शासन किया। तो ये रहा। लेकिन अगर उसके बाद निचले स्तर पर अगर आप जाते हैं, कैडर के स्तर पर आप जाते हैं, तो उसमें जो दलित समुदाय है और अति पिछड़ा समुदाय है, और कहीं कहीं जो पिछड़ा समुदाय है वह भी, उसका बोलबाला रहा है। तो एक ये भी त्रासदी है कि जो पार्टियां जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां या माले भी जो है, इसके ऊपर में सवर्ण इसको लीड करते हैं, लेकिन नीचे में जो पार्टियां हैं वो नीचे में जो दलित हैं। और इस तरह से एक बात ये भी आती है कि ये इन पार्टियों पर, ये पार्टियां भी अब एक वर्ग संघर्ष की बात नहीं करके अब ये लोग भी जातीय संघर्ष की बात ये लोग करने लगे हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल बनता है, जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं अब इनके अंदर भी इच्छाएं, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो जागती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी उम्र उस वक्त काफ़ी कम थी, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य एक नामी गिरामी चेहरा रहे हैं। उनकी तस्वीरें हम अखबारों में देखते आए थे और वो बड़े ही गंभीर विचारशील और एक जो बुद्धिजीवी है वो चेहरा उनका रहता था। लेकिन जब अभी राहुल गांधी जी की जो ये वोट चोरी वाली जो यात्रा निकल रही है, तो इसमें जब हम उनको देखते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से वो जीप में खड़े हैं, तो एक सेकंड के लिए हमारे जैसे भी जो थोड़ा बहुत अब हम पॉलिटिक्स समझने लगे हैं, थोड़ी बहुत उसकी न्यूज़ को देखने लगे हैं, तो हमें भी थोड़ी देर के लिए अचंभा हुआ कि ये क्या वही है जो जिनकी तस्वीर हम बचपन से अखबारों में देखते आए हैं, एक गंभीर चेहरा। तो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आपको दिखाई देता है कहीं? देखिए, ये तो गठबंधन की मजबूरी हम कहेंगे, नहीं तो जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इस दोनों के जो वैचारिकी है, एक तो इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप अगर पूछिए कि भाई राहुल गांधी से आप पूछिए कि क्या आइडियोलॉजी उनकी है, आप देश को कैसे ले जाना चाहते हैं, देश का इकोनॉमिक पैटर्न आपके नेतृत्व में कैसा रहेगा, कैसे देश का विकास करना चाहते हैं, कोई जवाब उनका नहीं होगा। क्योंकि वही उनका भी वही है जो अभी वर्तमान सरकार का है। चूँकि ये वर्तमान सरकार जो कर रही है वो उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, वो चाहे मनमोहन सिंह हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, या फिर जो और उनके पहले के जो लोग हों। तो इस तरह से इसलिए राहुल गांधी उन सवालों से बचते हैं, और न तो कोई उनसे ये सवाल करता है कि आप देश को कैसे ले जाना चाहते हैं। तो
और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके पास क्या आइडियोलॉजी है? यही ना उनकी आइडियोलॉजी है कि वो एक बड़े एक मुख्यमंत्री यहाँ के जो रह चुके हैं उनके वो पुत्र हैं, और तो उनके साथ कुछ नहीं है, ना उन्होंने कभी संघर्ष किया है, ना कोई लड़ाई किया है, ना कोई ये किया है। ठीक है, उस बाप के ये पुत्र हैं जो कि यहाँ के, और उनकी माँ के पुत्र हैं जो दोनों यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दीपांकर भट्टाचार्य से उनकी कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन ये सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गठबंधन की मजबूरी क्या हो जाती है कि उनको दीपांकर भट्टाचार्य को जीप में पीछे खड़े हम लोगों ने देखा, राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे खड़े देखा। और निश्चित रूप से जो हम लोग जैसे लोग थे या जो सामान्य लोग थे उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके दीपांकर भट्टाचार्य के एक आह्वान पर लाखों लाख लोग इकट्ठे हुआ करते थे, या शायद अभी भी हो सकते हों। अब उनके कैडर पर क्या उसका मैसेज गया होगा, कितना उनको दुख हुआ होगा कि साहब ये हमारा जनरल सेक्रेटरी, उनको अगर था गठबंधन का निर्वहन करना था तो अपने एमपी को भेज देते, अपने विधायक को भेज देते। दीपांकर भट्टाचार्य को हरगिज उस जीप में, और वो भी पीछे के कतार में जाके खड़े होके का काम नहीं करना चाहिए था, जो हम लोगों की समझदारी। ये माले जो पार्टी है, इसका ओहदा जो है वो एक समाज वर्ग में जो खास करके जो आदिवासी समुदाय है, ये अति पिछड़ा, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा सामाजिक बराबरी की हिस्सेदारी और इन चीज़ों के बारे में बात करती रही है। जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे मोहल्ले में कोई अगर दादाजी होते थे तो हम बड़े सम्मान से उनको कॉमरेड बाबा कह करके बुलाते थे, क्योंकि हम उनके डिसिप्लिन की वजह से और उनकी कर्मठता की वजह से और लोकप्रियता जो उनकी हर एक वर्ग के बीच जो उनकी पहुंच थी उसकी वजह से जानते थे। तो कहीं ना कहीं जो अभी का जो युवा वर्ग है, जो अब वोट देने के लिए है, जो अब मार्केट में पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, बच्चों से अब वो बड़े हो चुके हैं, उनके समझ में जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि क्या है माले की आइडियोलॉजी, जो सोशलिस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी कैसे होती है, और आज कहीं ना कहीं जो बिहार में ये गठबंधन में उनकी छवि आ रही है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं ना कहीं दिखता है। हालांकि राजनीति के बारे में हमेशा से ये कहा गया है कि पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ माले की जो बातें थी आपको उसको देते हैं यहीं पर विराम। हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ। इसी तरह से और भी जो पार्टियां हैं उसकी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।